हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जो कि है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 5 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, 4 परिमंडल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा वायुमंडल। फिर हो गया पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग है जिस पर जल पाया जाता है, ठीक है, जिसको जलमंडल बोलते हैं। जैसे सागर, महासागर, नदियाँ, ठीक है, हिमनदियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, बर्फ के रूप में, ठोस के रूप में और जल वाष्प के रूप में। इसके बाद आता है एक छोटा सा सीमित क्षेत्र जिसको जीवमंडल बोलते हैं, जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और यहाँ पर सभी प्रकार का क्या पाया जाता है, जीवन। जीवमंडल से ही समझ में आ रहा होगा, जीवन पाया जाता है। देखिए, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, और जहाँ पर ये तीनों मंडल मिलते हैं वहाँ पर जीवन पाया जाता है, जिसको जैव मंडल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भूमंडल की, इसके बाद जलमंडल की बात करेंगे, इसके बाद वायुमंडल की बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे जैव मंडल की। तो भूमंडल यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलें लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये पर्वतीय की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है इसको हम भूमंडल कहते हैं। इसमें जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की जो सतह है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं, और जो बड़े बड़े जलाशय हैं, महासागर हैं, उनके जो नीचे परत है उसको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो गया, महाद्वीप हो गए, और ये वाला जो क्षेत्र है महासागरों के नीचे, इसको क्या कहेंगे, महासागरीय बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो समुद्र का जल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। ध्यान रखिएगा, जो स्थल की ऊंचाई है समुद्र तल से नापी जाती है। जो समुद्र का तल जो है शून्य मान लिया जाता है, ठीक है, और गहराई भी समुद्र तल से ही नापी जाती है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। कितना है, 8,848 मीटर, और ये कहाँ से, समुद्र तल से। और विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है या मैरियाना खाई, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या आपने कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि महाद्वीप, ठीक है, जो हमारा भूमंडल था, भूमंडल को महाद्वीपों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। तो ये कितने महाद्वीप हो गए, 6 महाद्वीप हो गए आपके, ठीक है। कितने महाद्वीप हो गए आपके, 7 महाद्वीप हो गए। कितने महाद्वीप हैं टोटल, 7 महाद्वीप हैं। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। तो महाद्वीपों की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
ठीक है। अब एशिया की बात कर लें, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जितना भी महाद्वीप का क्षेत्रफल है सभी का मिला के उसमें 1/3 जो क्षेत्रफल है अकेले एशिया महाद्वीप का है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हमने बताया था कि पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होते हैं। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ध्यान रखिएगा, यूराल पर्वत। तो यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? यूरेशिया। तो यूरेशिया क्या है? यूरोप एवं एशिया का संयुक्त भूभाग जो है उसको यूरेशिया बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाद्वीप हो गए, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, आपका अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। ध्यान रखिएगा। अब इनकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे चित्र के माध्यम से। ये देखिए ग्लोब है, ग्लोब दिख रहा है, मानचित्र दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं क्या है, वाटर बॉडीज़ के माध्यम से अलग हैं, सेपरेट हैं, ठीक है, अलग हैं। जैसे यहाँ पे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है और इधर आर्कटिक महासागर है। ध्यान रखिएगा। और इधर आ जाता है आपका दक्षिणी महासागर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मतलब 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा। और विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो इसकी स्थिति का पता चलेगा हमें। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका की। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पे कौन है? एशिया है, दूसरा अफ्रीका है। तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों जहाँ पर विषुवत वृत्त यानी कि 0 डिग्री अक्षांश इसके मध्य से होकर गुजरता है। और इसके साथ ही साथ जो कर्क रेखा है, विषुवत वृत्त है और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त तीनों चीज़ें जो हैं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। तो सारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र तथा महासागरों से घिरा हुआ है। चित्र में देख सकते हैं जैसा कि हमने दिखाया था आपको। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी भी अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। चलिए देर ना करते हुए उत्तरी अमेरिका की बात कर लेते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका आता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा जैसे देश सम्मिलित हैं। ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा जल संधि बोलते हैं। पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। किससे? दक्षिण अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि पनामा जल संधि के माध्यम से, पनामा स्थल संधि के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब दो चीज़ें आती हैं, एक आती है स्थल संधि, एक आती है जल संधि। अब स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को आपस में जोड़ता है उसे स्थल संधि बोलते हैं। जैसे ये पनामा की स्थल संधि हो गई, ठीक है। अब जल संधि की बात कर लेते हैं। पानी का एक सकरा भाग जो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों, महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे भारत में एक पाक जल संधि है। कौन सी? पाक जल संधि, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि है, ठीक है। कौन सी? पाक जल संधि, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका की। तो ये पूरी तरह से कहाँ है? उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, अगर पृथ्वी को बांटें तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ, ये हो गया साउथ। और अगर बात करें ये पूरा वाला ये क्षेत्र है, ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध।
मतलब वेस्ट, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो अमेरिका कहाँ पड़ता है, पूरी तरह से इधर पड़ता है, पूर्वी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत कहाँ पड़ता है, अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है, यानी कि पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे थे दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे थे। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं बता सकते हैं। तो पूर्व में जो महासागर है वो अटलांटिक है, अटलांटिक, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर। और विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसके दक्षिण में फैली है, जिनके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी और सबसे बड़ी में काफ़ी अंतर होता है। लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है जो लंबी है, और बड़ी नदी वह है वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब सबसे ज़्यादा पानी किस में है, तो अमेजन नदी जो है वो दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है। ये जो महाद्वीप है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप ऐसी स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और महाद्वीप की अपेक्षा छोटा हो तो उसको द्वीप बोलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिका की। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इसके महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ़ की परतें जमी रहती हैं और जीवन के लिए ये उपयुक्त नहीं है, जीवन के लिए वहाँ पे रहने योग्य नहीं है इंसानों के, ठीक है। यहाँ पे मानव के स्थायी निवास नहीं बना सकते हैं बल्कि यहाँ पे शोधशालाएँ हैं, बहुत सारे सेंटर बना रखे हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। और भारत के 2 सेंटर हैं, मैत्री एवं भारती, ध्यान रखिएगा। भारत ने भी यहाँ पे प्रयोगशालाएँ स्थापित कर रखी हैं। तो कौन सी हो गई, मैत्री और भारती, 2 प्रयोगशालाएँ भारत की भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शोध वगैरह चलता रहता। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप। तो पहले नंबर पे जो है महाद्वीप आपका, पहले नंबर पे आपका आता है एशिया महाद्वीप, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर पे, ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। 5वें नंबर पे बताइए अब कौन सा महाद्वीप आएगा। 5वें नंबर पर आएगा आपका अंटार्कटिका, ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे आएगा आपका यूरोप, यूरोप कितने, 6ठे नंबर पे। और सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। इन बॉक्स के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने भूमंडल की बात की थी, अब हम जलमंडल की बात कर लेते हैं। जलमंडल यानी कि जल, महासागर, सागर, इनकी बात करेंगे तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो भी जल विद्यमान है उसका 97.5% महासागरों में और 2.5% ऑल ओवर जल है, मतलब फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कितना है, 2.5% है मात्र। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, चाहे वो ठोस रूप हो, चाहे द्रव हो या फिर जलवाष्प हो। जलवाष्प वायुमंडल में पाई जाती है। तो जलमंडल में क्या आएंगे, महासागर आएंगे, नदियाँ आएंगी, झीलें आएंगी, हिम नदियाँ आएंगी, भूमिगत जल भी आएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर, और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प भी इसमें शामिल है। तो 97.5% जल है वो महासागर में पाया जाता है
और वह इतना खारा है कि मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा भाग जो है, ठीक है, समुद्री जल है जो कि उपयुक्त नहीं है। बाकी 2.5% जो भाग है वो हिमनदियों के रूप में, भूमिगत जल नदियों के रूप में अलवड़ जल है जो कि पीने योग्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि इतने बड़े क्षेत्रफल पर जल फैला हुआ है। यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और नीला ग्रह अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीला दिखता है। और इतना बड़ा, इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी पृथ्वी पर पानी की कमी है, पीने योग्य पानी की कमी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम जलमंडल की बात कर रहे थे तो महासागरों की बात कर लेते हैं। तो पहला महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। इधर भी दिख रहा होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में स्थित है। फिर ये शेप के आकार का दिख रहा है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर जिसका नाम भारत के नाम पे पड़ा, फिर दक्षिणी महासागर। ठीक है, फिर आता है आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर इसमें दिया नहीं गया, आर्कटिक महासागर। तो कुल कितने महासागर हो गए आपके? 5। ठीक है, 5 महासागर हो गए। अब आगे बात कर लेते हैं। महासागर, महासागर कितने हैं? 5 हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ध्यान रखिएगा। अब प्रशांत महासागर की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और पृथ्वी का सबसे गहरा जो मैरियाना गर्त है वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, जैसा कि हमने बताया था। दूसरा क्या है? अटलांटिक महासागर है, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, जो दोनों अमेरिका है, उनसे घिरा हुआ है। जो इसकी तटरेखा है वो दंतुरित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है बहुत दंतुरित है, इस तरह से है। और ये दंतुरित क्यों हुई? हिमानियों की वजह से। इसलिए यहाँ पे अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध कराती है। अब दंतुरित तटरेखा होगी तो यहाँ पे पोत वगैरह बनाए जा सकते हैं, पत्तन बनाए जा सकते हैं, मतलब सी पोर्ट वगैरह बनाए जा सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर भी है, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका को इसके चारों ओर है, ठीक है, के बीच स्थित है। अब बात करेंगे हिंद महासागर की बात करेंगे। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर नाम पड़ा है, यानी कि भारत के नाम पर। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ध्यान रखिए, पूछा जाए कि त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है तो हिंद महासागर है। इसके उत्तर में एशिया है और पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, यानी कि अंटार्कटिका भी है। अब आगे बात कर लेते हैं दक्षिणी महासागर की। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर जो महासागर है उसको दक्षिणी महासागर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहाँ से? अंटार्कटिका से। अब बात कर लेते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ। अगर हम बात कर लें इस 66.5 डिग्री की जो रेखा है, ठीक है, इसको उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं और ये ध्रुव है, तो ये इस तरह से फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये महासागर क्या है? छिछला महासागर है, यानी कि गहराई इसकी बहुत कम है, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले एक संकरे रास्ते से जुड़ा हुआ है, जिसको बेरिंग जल संधि बोलते हैं। अब जल संधि क्या है? हमने बताया था, जो दो बड़े जल भागों को, जल निकायों को जोड़ती है, उसको जल संधि बोलते हैं। तो ये बेरिंग जल संधि के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ है? प्रशांत महासागर से। और ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा। अब हम अगले मंडल की बात कर लेते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल जो पृथ्वी की चारों ओर
परतें हैं, ठीक है, वायु की परतें हैं, वायु की जो गैस है, गैसों से घिरा हुआ है, ठीक है, तो उसको वायुमंडल कहते हैं। वायु की एक पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है, ध्यान रखिएगा। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं, यानी कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया। पहला क्या है, क्षोभ मंडल, पहला क्या है, क्षोभ मंडल है, इसको ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। फिर क्या है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, फिर आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में एक्सोस्फीयर। तो 5 परतों में घिरा हुआ है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। इनके डिटेल के बारे में ना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, वायु में क्या है, शुष्क हवा का कितना प्रतिशत है, 99% है। नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन 21%, और बाकी क्या है, दूसरी गैसें हैं, जैसे CO2 है, ऑर्गन है, इसकी मात्रा 1% है, ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आ जाती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेज़ी से घटता है। क्या, घनत्व, वायु का घनत्व। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा पहाड़ों पर कम होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उनको क्या ले जाना पड़ता है, सिलेंडर ले जाना पड़ता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, क्या, दाब भी डालता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है ऊंचाई के आधार पर, जहाँ पर समुद्र तल पर सबसे अधिक दाब होता है और पहाड़ों पर दाब कम महसूस होता है, ध्यान रखिएगा। और वायु जो है, इन्हीं वायु दाब के कारण वायु का या पवनों का संचलन होता है, कहाँ से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती हैं, हवा चलती है। इसी गति को, गति अधिक या कम हो सकती है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, पवन बोला जाता है। अब बात कर ली हमने, वायुमंडल की बात कर ली, ठीक है, स्थल मंडल की बात कर ली, जल मंडल की बात कर ली। अब इन्हीं की अन्योन्य क्रिया से इन्हीं के एक बीच का भाग होता है जिसको जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पर जीवन पाया जाता है। देखिए वायु में भी जीवन है, बैक्टीरिया हैं, पशु पक्षी हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर भी कीड़े मकोड़े, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, रहते हैं, और स्थल पर भी, और जल में जल जीव रहते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जैव मंडल का हिस्सा हैं। अब हम जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव मंडल क्या है, जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। ये वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, ध्यान रखिएगा। जीवन बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जो स्तनधारी हैं वो भी हो सकते हैं, व्हेल मछली भी हो सकती है, शार्क भी हो सकती है। तो जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। आपने बायो में पढ़ा होगा साइंस की किताब में, ठीक है। और पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में जब अन्योन्य क्रिया करते हैं तो एक जैव मंडल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, जैव मंडल का। और जैव मंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जीवित चीज़ें आती हैं, तो जंतु जगत और पादप जगत, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो उससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज हो जाएगा। और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं। भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। और हाल में ये जो सुनामी वगैरह आई थी 2004 में सुनामी आई थी, वो भी इसी का परिणाम था। अब आगे बात कर लेते हैं। प्रदूषण भी होता है, उद्योगों से ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, गाड़ियाँ चलती हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, यानी कि वायु प्रदूषण भी होता है, क्योंकि खतरनाक गैसें निकलती हैं। तो प्रदूषण की समस्या भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का महत्वपूर्ण घटक है,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक हो जाए तो तापमान में वृद्धि होती है, जिसको क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अगर असंतुलन हो जाए जैव मंडल में तो वो आपदा का कारण भी बनता है। अब देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर है यानी कि वायुमंडल, लिथोस्फीयर है, अपनी अपनी क्रिया चल रही है, हाइड्रोस्फीयर है, और इसके जो बीच का पार्ट है जहाँ पर जीवन मौजूद है वो उसको बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, जैव मंडल बोलेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, प्रश्नों पर अभ्यास कर लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं बता दिया आपको। आपका लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है, भूमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और जैव मंडल हो गया। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप बता दिए आपको, पढ़ाई दिए हैं। आपका एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब 2 महाद्वीप बताओ जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। कौन कौन से पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं? आपका एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और दूसरा अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया। वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं बताई थी आपको। क्षोभ मंडल हो गया आपका, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया और बहिर्मंडल। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर क्या है, पानी है, इसलिए अंतरिक्ष से ये नीली दिखाई देती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, सर्वाधिक मात्रा में महाद्वीप हैं। ठीक है, पानी कम है और स्थलीय भाग अधिक है। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जीव मंडल में कौन कौन से हैं? पादप हैं, पादप जगत है और जंतु जगत हैं। तो इनके लिए रहने का स्थान, और अगर इनमें असंतुलन उत्पन्न हो जाए, एक भी वनस्पति में असंतुलन होगा तो जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा। जीव जंतु अगर कम हो जाए तो पादप जगत पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अब चिन्हित करें, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हुए हैं? स्थल संधि के माध्यम से, पनामा, ठीक है, पनामा स्थल संधि के माध्यम से। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का है। कितना है? 78% है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? तो आपका थलमंडल या स्थलमंडल। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन कौन सा है? एशिया है, फिर दूसरे पे अफ्रीका है और तीसरे पे आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, खाली स्थान की पूर्ति करें यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना, ठीक है, क्या है? मारियाना गर्त, ठीक है। और हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे पड़ा है। अब स्थल जल हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए उपयोगी है, तो कौन सा हो गया? आपका जैव मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूरेशिया। क्या कहा जाएगा? यूरेशिया। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट। ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।